हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर का आगे का जो पार्ट जो बचा हुआ है। तो हमने क्या पढ़ लिया था अभी तक हमने कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिए थे, कैसे एंगल देखते हैं वो पढ़ लिए थे। इसके बाद कुछ वेक्टर के टर्मोलॉजी पढ़ लिए थे, उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब पढ़ लिए थे। और स्केलर वेक्टर में क्या डिफरेंस है वो भी पढ़ लिए थे। ठीक है, तो नाउ we are proceeding to the next. The next topic is law of vector addition. Then the first one is laws of vector addition. Okay. तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या देखेंगे हम कि कैसे दो, सपोज एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो इसका अगर वेक्टर ए है, इसका ये वेक्टर अगर बी है, इस वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं आपस में, उसका इस दोनों का ऐड करने का मतलब क्या हुआ, इस दोनों का कंबाइन इफेक्ट होकर के एक नया वेक्टर डेवलप होगा, वो जो कि इस दोनों के जैसे क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या होता था कि अगर दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो इसके बदले एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते थे, अगर R1 प्लस R2 है तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और यहाँ से R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होता था वो होता था R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, अगर नहीं डायरेक्ट ये समझ में तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो उस केस में क्या करते थे, इसको रिप्लेस कर देते थे एक नया रेसिस्टेंस से जिसका वैल्यू होता था ये वाला। ठीक है, उसी तरीके से क्या होगा, ये वेक्टर अगर ए है, ए वेक्टर 2 है, बी है, तो इस दोनों वेक्टर का एडिशन करने से जो एक थर्ड वेक्टर मिलेगा, इस दोनों का एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो उस रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है। तो पहला स्टेप्स क्या है कि keep vectors such that tail of one vector coincide with head of other vector। ठीक है, तो इस तरह से अरेंज करेंगे। जैसे मैं इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ए और बी, इसका नाम रख देते हैं सी एंड डी। तो इसका क्या हो जाएगा नाम, इसका नाम हो जाएगा ए बी वेक्टर, ये हो जाएगा सी डी वेक्टर। ठीक है, तो क्या बोला है, एक कीप वेक्टर सच दैट टेल ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड विथ हेड ऑफ अदर वेक्टर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सी डी वेक्टर ऐसा है और ए बी वेक्टर को ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, सी डी हो गया, और इस दोनों को ये दोनों रख दिए। अब दूसरा क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है स्टेप्स, मतलब join tails of first two head of other vector, मीन्स फर्स्ट वेक्टर यहाँ लिख लेंगे। join tail of first vector to हेड ऑफ द अदर वेक्टर, मीन्स इसी में देखेंगे तो इसका टेल ये है और इसका हेड ये है, तो इसको ज्वाइन करने बोल रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप्स क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, दिस न्यू वेक्टर is the sum of two vectors।
ऑल्सो कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। जिस तरह से रेसिस्टेंस को जोड़ते थे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलते थे, इस तरह से इसको जब जोड़ दिए तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसको लिख देंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अगर इसका लेंथ, अगर इस वेक्टर का लेंथ अगर ए है तो सपोज इसको मैं ए वेक्टर बोला था और इसको मैं वी वेक्टर बोला था, इसका सी डी पॉइंट है। तो किसी भी वेक्टर को जब नोटेशन करते हैं, एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए आप लोग। जब किसी भी वेक्टर को नोटेशन देते हैं तो सपोज ये वेक्टर है और इस का पॉइंट का नाम ए है, तो इसको बोलेंगे ए बी वेक्टर। कहने का मतलब क्या हुआ, जिस पार्ट जहाँ पे हेड है वहाँ पे इसका बी वाला पार्ट होना, ये पार्ट होना चाहिए। और इसका अगर रिवर्स, अगर इसी को सेम वेक्टर को ऐसे लिखे हैं और इसको ऐसे अगर लिख दिए हैं और ऐसे लिखा हुआ है, तो सबसे बेटर तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का क्या है, ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, या फिर इसमें माइनस लगा देंगे, दोनों मैटर सी के, बस इसका लेंथ दोनों का सेम होना चाहिए, बस डायरेक्शन रिवर्स है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको सी डी लिखा, बट इसका मैग्नीट्यूड ए सपोज पकड़ लिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के लिए इसमें इसका फॉर्मूला, इसका मैग्नीट्यूड का डेरिवेशन करेंगे तो इसका डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ फिर से एक डायग्राम बना लेंगे कि ठीक है, तो ये ए वेक्टर था, इसका ए मैग्नीट्यूड है और ये बी वेक्टर था। ठीक है, अब इस दोनों के बीच और एंगल ए और बी के बीच में थीटा एंगल है, गिवन है। गिवन में क्या है, आप लिखेंगे इस तरह से, गिवन ए एंड बी वेक्टर आर गिवन हैविंग एंगल थीटा बिटवीन देम। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो थीटा एंगल बना है। ठीक है, अब क्या करना है, ये वेक्टर हो गया, ये भी वेक्टर, यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अभी नहीं बताया हूँ, आगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ से समझ लीजिए कि ये जो बी वेक्टर है इसका कॉस कंपोनेंट क्या है, ये वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा। और इसका जब ये पार्ट जो है, ये अल्टीट्यूड, इसको बोलेंगे, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से एक ट्रायंगल मान लेते हैं ए, नहीं ए कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग ए बी करने से, इसका मैं नाम दूसरा लेता हूँ, इसका नाम डालता हूँ मैं पी क्यू आर। ठीक है, अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में देखेंगे इसका बीच का एक लेंथ ले लेते हैं पी एम। तो पी क्यू का डिस्टेंस कितना है, पी एम प्लस एम क्यू, दैट इज पी एम का वैल्यू कितना है, अगर मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो इसको ए हो जाएगा, प्लस एम क्यू का कितना डिस्टेंस है, बी कॉस थीटा। ठीक है, अब क्यू आर का लेंथ कितना है, बी साइन थीटा। अब यूजिंग पाइथागोरस ट्रायंगल इसमें यूज करेंगे तो क्या होगा, ये पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस
क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का लेंथ कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर, प्लस क्यू आर का लेंथ कितना है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस, इसको लिख देता हूँ नीचे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये पार्ट और ये पार्ट को एक साथ क्लब कर लेंगे, बी का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये वाला पार्ट। अब यहाँ से ये इसका ए प्लस बी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो जाएगा पी आर वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट या फिर इसको रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो गया स्क्वायर है इसका, सॉरी ये स्क्वायर है। तब जब रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और वेक्टर के बारे में हम क्या जाने हैं कि वेक्टर ओनली मैग्नीट्यूड से नहीं होता है, वेक्टर को डिफाइन करने के लिए, प्रॉपरली स्पेसिफाइड करने के लिए हम उसका एंगल भी शो करते हैं। तो एंगल किसके साथ शो करेंगे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको एक जनरल मेथड होता है कि उसको आप एक्स एक्सिस के अगेंस्ट, एक्स एक्सिस के साथ क्या उसका एंगल है उसको दिखा दी, तो या फिर किसी एक के साथ रेफरेंस लेकर चेक करेंगे। तो अभी ये बी एंगल से, मतलब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर, इसके साथ ये कितना एंगल बनाया, इसको अगर हम अल्फ़ा मान लेते हैं, तो अल्फ़ा अगर इसको मान लिए तो इसमें कितना एंगल होगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये अपोजिट साइड, और ये हो गया एडजेसेंट साइड। तो ये जो अल्फ़ा का एंगल होगा, तो यहाँ से लिखेंगे tan अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया एंगल, किसके साथ मेंशन करना पड़ेगा, ये वेक्टर के साथ। ठीक है, चलो ठीक। अब कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो मैं आपको लिखवा देना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है, इसी फॉर्मूला का यूज़ करके ये डिफरेंट थीटा वैल्यू के लिए कुछ रिजल्ट ड्राइव हुआ है, उसको आप नोट कर लीजिए। तो उसको एक हेडिंग डाल दीजिए, इम्पोर्टेंट नोट्स, डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट बोल देता हूँ इसको। इम्पोर्टेंट रिजल्ट में क्या है, फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तब यहाँ थीटा का वैल्यू अगर 0 डाल देंगे तो थीटा कॉस थीटा 0 इक्वल टू 1 होता है, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ये हो जाएगा और ये 0 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज पैरेलल विथ बी वेक्टर। दोनों जब पैरेलल हो जाएगा, सपोज ये वेक्टर यहाँ है, दूसरा वेक्टर यहाँ है, अब जब दोनों ये पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा, जब दोनों पैरेलल हो जाएगा तो इसको जो ऐसे भी हम देखे थे कि इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये इस वाले को यहाँ शिफ्ट करके यहाँ लगा देंगे। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, क्योंकि पॉइंट में क्या लिखे थे, कैसे सेट करना है, पहला वेक्टर को इस तरह से सजाना है कि दूसरा वेक्टर इसके हेड पे आ जाए, ठीक है। तब यहाँ से दोनों ऐड हो गया। अब यहाँ जब कॉस का वैल्यू 0 डिग्री डालेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगा, यहाँ से रिजल्टेंट का वैल्यू निकलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से निकल गया रिजल्टेंट इक्वल टू a प्लस बी, यही हुआ यहाँ से a प्लस बी, अगर इसका लेंथ a है इसका लेंथ b है तो टोटल हो गया a प्लस बी, ठीक है। अब ये सिस्टम में r का जो वैल्यू होगा ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, r का जो वैल्यू होगा मैक्सिमम होगा। तो कोई अगर इस टाइप से पूछे कि दो वेक्टर को सम करने पे उसका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है तो बताओ कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, तो यहाँ से सीधा बोल देंगे कि दोनों वेक्टर के बीच में 0 डिग्री एंगल, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ़ थीटा इक्वल टू पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री, मीन्स एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में 180 डिग्री इसी कंडीशन में होगा। तो इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल। इसीलिए ये सब टर्म बताए थे पहले कि बाद में जब पढ़ाएं तो ये सब क्लियर रहे, ठीक है। अब क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंटी पैरेलल हो गया। जब एंटी पैरेलल हो गया, इसको अगर ए मानेंगे और इसको अगर बी मानेंगे तो इसको जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, तो क्या बताए थे कि एक वेक्टर का हेड दूसरे का टेल पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसी पे ओवरलैप कर लेते हैं ये पार्ट जो है, तो अगर ये ऐसा है, ठीक है, तो इसी पे जब दूसरा ओवरलैप करेंगे 180 डिग्री है तो पैरेलल तो होगा ही, बट उसका अपोजिट होगा। तो ओवरलैप तब होगा जब वो पैरेलल होगा, मतलब क्या हुआ 180 डिग्री मतलब पैरेलल ही है बट उसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसी पे दूसरा वेक्टर ओवरलैप करेगा जिसका कि इस तरह से आएगा, ठीक है। अब क्या है, एक इधर जा रहा है एक इधर, तो एक्स्ट्रा पार्ट ये बचा, तो यही हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा इसमें जो दो बड़ा होगा, और अगर डायरेक्ट फार्मूला में ऐड करते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई। अब कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, ठीक है। तो -1 करने से यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है। अब इसमें जो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में इसका एंगल निकलेगा, ठीक है। अगर सपोज इसमें a का लेंथ अगर कम है तो b के डायरेक्शन में ये पार्ट आएगा, ठीक है। और अगर दूसरा अगर a बड़ा है और b छोटा है तो क्या होगा, तो इस तरह से आएगा वो कि ऐसा रहेगा और यहाँ से आकर के, तो ये पार्ट जो है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में और एक चीज़ नोट करेंगे, इस केस में जो r का वैल्यू आएगा, r का वैल्यू होगा ये मिनिमम होता है, इज मिनिमम। तो दो चीज़ याद रखेंगे, जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर अगर मिनिमम होना है तो उस टाइम पे थीटा का वैल्यू पाई होना है, पाई मीन्स 180 डिग्री, ठीक है। अब थर्ड रिजल्ट क्या है, थर्ड रिजल्ट में क्या है, इफ़ थीटा इक्वल टू π/2, तो π/2 पे कॉस क्या होता है, π/2 पे कॉस ज़्यादा का है 0, ठीक है। तो कॉस π/2 0 होगा, तब इस केस में क्या होगा, रिजल्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab 0, तो ये पार्ट गायब हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तब इस ये कब होगा, इस तरह से होगा, एक ऐसा है, एक ऐसा है, सॉरी मिस्टेक, हाँ इस तरह से है। अब इसको ऐसे मिला देंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ये अगर ए है, ये बी है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जस्ट पाइथागोरस थ्योरम जैसा हो गया, डायरेक्ट पाइथागोरस जैसा बन जाएगा ये। ठीक है, अब इस सब केस में एंगल भी थोड़ा देख लेना चाहिए था, मैं मिस कर गया। यहाँ अगर एंगल देखेंगे तो टेन अल्फ़ा क्या होता है, टेन अल्फ़ा होता है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो 0 था थीटा का वैल्यू, तो ये 0, तो पूरा तो टेन अल्फ़ा 0 मीन्स अल्फ़ा इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं। इस पे टेन अल्फ़ा देखेंगे तो टेन अल्फ़ा क्या होगा, बी साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस पाई बाई 2। तो साइन 91 होता है, तो ऊपर हो जाएगा बी और डिवाइडेड बाय ये 0 हो जाएगा, तो ए। तो अल्फ़ा का वैल्यू देखेंगे तो टेन इनवर्स बी ऑफ ए। अब ये टेन इनवर्स क्या होता है, ये जब मैथ्स बताएंगे तब उस समय पढ़ेंगे कि टेन इनवर्स कैसे निकालते हैं। और इसमें हाँ यहाँ भी बच गया है, इसका टेन अल्फ़ा निकालेंगे तो टेन अल्फ़ा क्या होता है, साइन बी साइन पाई और ए प्लस बी कॉस। तो यहाँ से एन पाई पे साइन 0 होता है, तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ भी 0 आएगा। ठीक है, ये दोनों 0 आ जाएंगे। एक और ये तो एंगल हो गया, 3 एंगल केस में ले लिए। इसके बाद एक है कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, सपोज ए हो जाएगा, तब क्या होगा उस टाइम पे, तब उस टाइम पे रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और जब दोनों इस तरह से रहेगा, ठीक है, तो ये दोनों का एंगल भी सेम हो जाएगा। नहीं, ये मिस्टेक, एक सेकेंड, यहाँ पे कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा देखेंगे, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा 2a 4a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 2a कॉस थीटा बाई थीटा का 1/2, या फिर इसको ऐसे कर लेंगे, ये 2a 4a स्क्वायर को बाहर करेंगे, कॉस स्क्वायर अंदर ही रहेगा, तो 2a कॉस थीटा का 1/2, ये हो जाएगा r का वैल्यू। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से
वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं ये समझ में आ गया। और वेक्टर एडिशन अगर समझ में आ गया तब वेक्टर का सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब देखिए, एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर था, ठीक है। अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और अगर कोई ये बोल दे कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड आउट करो, तो हम क्या करेंगे, ए को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस बी वेक्टर कर देंगे और यहाँ से निकालेंगे रिजल्टेंट। तो हमने क्या किया, ये माइनस दिख रहा था और प्लस माइनस माइनस होता है, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो अब क्या किया हमने, ये बी वेक्टर था ना, इसका डायरेक्शन रिवर्स करके, इसका डायरेक्शन को अगर इसको मान के चलिए कोई सी वेक्टर मान लेता है, तो इसको डायरेक्शन को रिवर्स करके ए के साथ इसको ऐड कर देंगे। इसी को अगर डायरेक्शन इधर कर दिए और ऐसे कर दिए तो ये क्या हो गया, ये सी वेक्टर हो गया मान के चलिए, जो कि बी का अपोजिट है। अब इसको ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर की तरह क्रिएट कीजिए, सॉल्व कीजिए, ये आंसर सही आएगा, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अब नॉर्मल अलजेब्रा में भी देखेंगे, जैसे 5 + 4 को ऐड किए तो 9 हुआ, ठीक है, बट 5 + -4 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी हुआ एडिशन ही, बट इसमें क्या किए, -4 को ऐड किए, यहाँ 4 को ऐड किए। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या किए, इसको बी वेक्टर को रिवर्स कर दिए, उसका डायरेक्शन को अपोजिट कर दिए, डायरेक्शन जो अपोजिट कर दिए तो एक नया वेक्टर सी बन गया। नया वेक्टर सी को ए के साथ एज इट इज पहले जैसा जोड़ना था वो उसको जोड़ दिए, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन आपको बता दिया मैं। सब्ट्रैक्शन बताने के बाद अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, क्या नहीं, एग्जाम्पल क्वेश्चन बाद में बताएंगे। तो यूनिट वेक्टर भी बता ही दिया है पहले, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी भी मैग्नीट्यूड का अगर यूनिट वेक्टर पता करना है तो उसके मैग्नीट्यूड, उसको जो वेक्टर है, अगर किसी ए वेक्टर को इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे, वो वेक्टर को डायरेक्ट लिख देंगे और इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जो वेक्टर आएगा वो इस तरह से आएगा, जिसका कि मैग्नीट्यूड होगा 1 और डायरेक्शन होगा जस्ट सेम एज वेक्टर ए, ठीक है। ये तो बता ही दिए थे। और कार्टेशियन प्लेन में कितने टाइप के कार्टेशियन प्लेन में इसको यूज करते हैं यूनिट वेक्टर को इस तरह से। तो ये अगर एक्स एक्सिस है तो इसको आई वेक्टर से डिनोट करते थे, ये वाई एक्सिस है तो इसको जे वेक्टर से, और ये अगर जेड एक्सिस है तो इसको के एक्सिस से डिनोट करते थे। ये 0,0,0, ठीक है, ये बता दिए थे। और इसी का जस्ट अपोजिट भी आएगा इधर, अगर ये -y एक्सिस है तो -j हो जाएगा। जब इसको अगर माइनस करेंगे तो -x एक्सिस रहेगा, तो इसको -i हो जाएगा। और इस z का अगर ये पीछे ड्रॉ करेंगे तो -z एक्सिस के लिए -k हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप लोग समझ ही गए। इसके बाद हमको आगे क्या बताना था, एक था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो उसको भी मैं कंप्लीट कर ही देता हूँ। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, सपोज एक कोई वेक्टर है, ठीक है। अब इस वेक्टर को जनरली इसको मैं 2D प्लेन में पढ़ा रहा हूँ, फॉर 2D, ठीक है, 2D के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन से ही है। किसी भी वेक्टर को अगर किसी एक प्लेन में रखेंगे तो वो 2 एक्सिस का कॉम्बिनेशन से बनेगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखने बोलेगा तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यहाँ x, y का कोऑर्डिनेट है। अब क्या करते हैं, ये किसी भी प्लेन पे एक वेक्टर है, इसको 2 पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक पार्ट इसका हो जाएगा x एक्सिस के साथ और दूसरा हो जाएगा x एक्सिस के अलोंग और दूसरा होगा y एक्सिस के अलोंग। अब इसको अगर ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल डेवलप बना रहा है,
अगर ये एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा, सपोज इसका वेक्टर का नाम आर है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, ठीक है। और इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो इसका साइन कंपोनेंट होगा। इसका जो वाई एक्सिस पे जो पार्ट जाएगा उसको डिनोट करेंगे आर इंटू साइन थीटा से, ठीक है। अब ये दो कोऑर्डिनेट हो गया, दोनों के बीच 90 डिग्री है। अब हम अभी जब रिजल्टेंट बताए थे तो रिजल्टेंट क्या बताए थे? रिजल्टेंट बताए थे कि दो वेक्टर को सम करने से, दो वेक्टर का सम करने से एक रिजल्टेंट मिलेगा। अभी उसको रिवर्स किए, एक सम मिला हुआ है पहले से, उसको दो पार्ट में कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए कि ये किस किस दो वेक्टर से मिलके बना रहा होगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी पाइथागोरस लगाएंगे, तो आर कॉस थीटा स्क्वायर प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर रिजल्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों को कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर, तो आर इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसमें पीछे मैं एक चीज़ मिस कर गया हूँ, अभी आपको मैं ट्रायंगल लॉ बताया था। ये जो वेक्टर एडिशन का था ये ट्रायंगल लॉ था, ठीक है। कहाँ गया? ये था ट्रायंगल लॉ, ठीक है। अब एक और होता है, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में क्या है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि उसको जो पोजीशनिंग करने का है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें वो बता ही देता हूँ मैं, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों मेथड में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसी को यूज़ करना है या किसको नहीं करना है। तो इसका कुछ पॉइंट लिख लीजिए। इसका स्टेप्स इस तरह से है कि पहला क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, क्या है, कीप टू वेक्टर सच दैट देयर, कीप टू वेक्टर्स such that their tails, एक सेकंड, coincide, ठीक है। तो जैसे ये वेक्टर एक था, दूसरा वेक्टर को ऐसे मान लेते हैं, अगर ये एक वेक्टर है और दूसरा अगर ये है, ठीक है, दूसरा अगर ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है ये, तो क्या बोला है, कीप टू वेक्टर सच दैट देयर टेल्स कॉन्साइड। तो ठीक है, इसको कॉन्साइड कराते हैं, ये वेक्टर ए हो गया। अब इसको कॉन्साइड कराना है तो इस तरह से कराएंगे, कॉन्साइड हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, ड्रॉ parallel vector to both of them, considering both of them as साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। मतलब क्या हुआ कि ये एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। अब इस दोनों को देख, इसके पैरेलल एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसके पैरेलल एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब क्या हो गया,
इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर दिए, इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर दिए, इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर दिए। अब ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होगा, ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल होगा। तो यहाँ से इसका अपोजिट साइड पैरेलल कर दिया। अब यहीं से ये एंगल का थीटा एंगल भी पता होगा कि किसी भी एंगल का, किसी भी दो वेक्टर का एंगल पता करने के लिए क्या था, दोनों के टेल को या दोनों के हेड को कॉन्साइड कराते थे तो वहाँ से एंगल मिलता था। तो यहाँ मान के चलिए कि इस दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो यहाँ थीटा हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, दो स्टेप कर लिए, थर्ड स्टेप्स क्या है, देन the diagonal drawn from the point where tails coincide represent the sum of two vector, that is resultant vector। तब यहाँ से जब ये डायगोनल मिलाएंगे, इसको, ये डायगोनल हो गया, तो ये जब डायगोनल मिलाएंगे तो ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इसका क्रॉस चेक कैसे करेंगे, तो एक वेक्टर यहाँ ले लीजिए और इस पे इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। अब इसको जब ऐसे मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट इस तरह से है, देखिए। तो इसमें क्या है, ये वेक्टर जिसके साथ जो एंगल बना, साथ ये एंगल बना, ठीक है। और बाकी इसमें भी सेम प्रोसेस, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक सेकंड में इसको रवि का हटा ही देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको जब रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से इसको अल्टीट्यूड फॉल करेंगे, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। अब सिंस दिस इज पैरेलल टू दिस, सो इसका जो कंपोनेंट होगा, इसको यहाँ साइन कंपोनेंट लेंगे, मतलब एल्टीट्यूड यहाँ से क्या होगा, इसका लेंथ अगर b था तो ये b साइन थीटा हो जाएगा, और इसका अगर तो b कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ से जब फिर से जब कैलकुलेशन करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। इसके आगे अभी वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ें, और क्या पढ़ें, अभी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ें, ये दो पार्ट पढ़े हैं। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और ये यूनिट वेक्टर भी हमने अभी देखा, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं। और बीच में क्या देखे थे, हाँ, और बीच में देखे थे कि कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स, मतलब किस किस एंगल के लिए कैसा कैसा पार्ट बनेगा। तो अगर जब किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम हो रहा है तो उसके लिए थीटा का वैल्यू 0 होना है, मीन्स दोनों वेक्टर एक दूसरे का पैरेलल होना है। और अगर रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू मिनिमम होना है तो दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होना है, ठीक है। और एक केस था π/2 पे, मीन्स ये पाइथागोरस की तरह ट्रीट करेगा, एक दूसरे के इस तरह का एंगल निकालेंगे, और कोई भी एंगल दे दे, किसी भी एंगल को दे करके इस वैल्यू में इस फॉर्मूला में पुट करके आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। और उसका एंगल निकालने के लिए भी बता ही दिया मैं, एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। यहाँ से इसमें तो खैर दी तो स्पेशल केस का है, इसका फॉर्मूला ये था, हाँ, ये बी साइन वाला, बी साइन कॉस, ये मतलब tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। बट इसमें ध्यान रखना है कि किस एंगल के साथ, किस वेक्टर के साथ उसका एंगल बनेगा, ये उसमें कोई कंपोनेंट नहीं होगा। और जिस एंगल के साथ, मतलब मैं बता ही देता हूँ इस चीज़ को, थोड़ा कन्फ्यूजन रह गया होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसे किए,
और ऐसे किए, ठीक है। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है अल्फ़ा, ये किस वेक्टर के साथ है? ये एंगल जो बना है ये वेक्टर ए के साथ है, ठीक है। वेक्टर का ए के साथ है, ना कि वेक्टर बी के साथ है। अगर बी के साथ पूछेगा क्या बी वेक्टर के साथ क्या एंगल है, तो कैसे निकालेंगे इसको? ये वेक्टर यहाँ पे है, बी वेक्टर के साथ कैसे एंगल निकालेंगे? तो एंगल निकालने के लिए क्या था, दोनों के बीच ये वाला पार्ट एंगल हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा यहाँ से, पहले इसको निकालेंगे, ये हमको पता है, तो यहाँ से लीनियर पेयर लगा के इसको निकालेंगे, फिर 180 में से माइनस करेंगे, ये निकल जाएगा, क्योंकि इस तरह से निकलेगा ये एंगल। इसको जब एक्सटेंड करेंगे ऐसे जाएगा, इसको जब यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो ये एंगल निकलेगा, ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पहले आप अल्फ़ा निकाल लो, ठीक है। अल्फ़ा निकल गया, और ये थीटा पहले से दिया हुआ था, ये वैल्यू नहीं, दोनों के बीच का एंगल अगर दिया हुआ था, ये थीटा दिया हुआ था, तो थीटा से क्या होगा, 180 माइनस थीटा ये पार्ट हो जाएगा। अब इस दोनों को सम करके 180 में से माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो और डायरेक्ट ए के साथ देखना है, तो ए के साथ देखना है तो क्या करेंगे, इसमें बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो जिसके साथ कोई कॉस का टर्म नहीं है उसके साथ ये एंगल बना हुआ है, ठीक है। ये अल्फ़ा एंगल है, उसके साथ बना हुआ है जिसमें ये दोनों पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब होप करते हैं कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट, जब हम पढ़ेंगे कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। उसमें दो पार्ट आएगा, एक डॉट प्रोडक्ट आएगा और एक क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। चलो।